नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका एग्जाम नारी चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी की ऐसी रणनीति आपको बताने वाली हूं और ऐसी बातें कुछ बताने वाली हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपको मैं वीडियो में कई सारे ऐसे टॉपिक भी बताने वाली हूं जिनसे बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप सभी को पता है अप्रैल में आपका पेपर होना निश्चित है और आपको यहाँ मैं किस प्रकार से तैयारी करें ये बताऊं उससे पहले आपको एक बार सिलेबस बता दूं। और अगर आपने सिलेबस जान लिया, पैटर्न जान लिया तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन की। सबसे पहले आपका पेपर जो है वो दो स्टेप में होना है। पहला होगा सीबीटी फर्स्ट और दूसरा होगा सीबीटी सेकेंड। सीबीटी फर्स्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक के आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री भी शामिल होगा, पॉलिटी भी शामिल होगा, ज्योग्राफी भी शामिल होगा, करंट अफेयर भी होगा, देश दुनिया की कई सारी खबरें भी इसके अंदर शामिल होगी। तो करंट अफेयर सभी को मिला के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं और मैथ के भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं। अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो टोटल होता है 100। अब यहाँ का जो सीबीटी फर्स्ट है ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो सोच समझ के टिक कीजिएगा। पहला सीबीटी फर्स्ट जो है आपको केवल क्लियर करना है, पास आउट करना है, आपकी यहां से मेरिट नहीं बनेगी। अब जैसे ही आपने सीबीटी फर्स्ट दिया, आप पास हो गए, तो फिर आगे चलते हैं। फिर आपको पेपर देना होगा दूसरा सीबीटी सेकेंड। और सीबीटी 2 के अंदर जो है यहाँ पे भी इस बार वही सिलेबस है, पर पहले वाले में थोड़ा सा इजी आने वाला है, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा टू हाई तक हम सोच सकते हैं। मतलब पेपर तो वही है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन पहले 30 आ रहे थे, अब 35 आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। आज भी नंबर क्या है, 35 क्वेश्चन के 35 नंबर आपको मिलेंगे, प्रत्येक का 1 नंबर। जनरल अवेयरनेस पहले 40 नंबर का आ रहा था, 50 नंबर का आएगा, सीधा 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा। और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आप जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूं, है ना। मैथ की हम बात करें तो मैथ में 35 और 35 आप समझ ही चुके हैं। इन सब को अगर हम प्लस करें तो 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको टाइम यहाँ मिलेगा 90 मिनट। प्रत्येक का 1 नंबर यहाँ रहने वाला है और यहाँ पे भी 1/3 है। पर याद रखिएगा ये जो नंबर आएंगे आपके यहाँ से आपकी मेरिट तय होगी, आप पास हो जाओगे। और फिर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सीबीटी फर्स्ट क्लियर, सीबीटी सेकंड क्लियर, उसके बाद में क्या होगा, आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिन जिन ने उसमें फॉर्म भरा है, टाइपिंग स्किल जिसमें मांगी जाएगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी मेरिट उठेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे, कौन कौन से टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनाना है। यहाँ मैं कई सारे आपको टॉपिक बताऊं, उससे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि कितने फॉर्म भराए गए हैं आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। वैकेंसी यहाँ पे टोटल है 11,558 और इसमें अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट आई थी 8,113 और अंडर ग्रेजुएट में आई थी 3,445 पोस्ट। और इन सभी पोस्ट यानी कि 11,558 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म 58 लाख, मतलब आप मान के चलिए कि 60 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं। और 700-800 पर कैंडिडेट, यानी कि एक सीट के लिए 800 मेंबर यहाँ पे लड़ाई लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी लड़ाई 800 मेंबर से होने वाली है। अप्रैल में आपका पेपर है। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट में कुछ 10 ऐसे टिप्स मैं आपको बता के जाऊंगी, अगर उनको फॉलो कर लिया तो पेपर फोड़ के रख दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या प्रणाली। 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे, दशमलव के 1 से 2, भिन्न के 1
एक ही आता है। और ये जो मैंने पैटर्न पूरा फॉलो किया है ना, ये पिछले कई साल के जो पेपर हैं उनमें से मैंने पूरा निकाला है। तो आप जरूर से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि हर दिन आपका परीक्षा पैटर्न में हल्का सा बदलाव है, पूरी तरीके से बदलाव नहीं रहेगा, हल्का सा बदलाव आएगा कि क्वेश्चन हल्के से ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी में 2 पूछे गए थे तो किसी में 3 पूछ लेगा उसी टॉपिक से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, और जिन जिन की संख्या ज्यादा है ना उन टॉपिक पे पहले आपको पकड़ बनाना है। जैसे प्रतिशतता के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, अनुपात समानुपात के ज्यादा आ रहे हैं, तो जिन जिन टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन हैं उन पे आपको अच्छी सी पकड़ बनाना है। यहाँ पे भी आप देखिए साधारण ब्याज सीआईएसआई की बात करें तो 2 से 3 नंबर का यहाँ पूछा गया है। लाभ हानि, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, समय, दूरी, चाल वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपके जनरल अवेयरनेस की हम बात करें, माफ कीजिएगा रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 नंबर की आई है। विश्लेषणात्मक, तर्क शक्ति, रिश्ते यानी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो ये सारे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। इसके अलावा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, और वक्त, कार्यवाही तरीके, ये फजल वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कौन से कितने नंबर का रहेगा मैं ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो आपका सबसे अधिक वेटेज अगर कहीं से रहने वाला है तो वो 2 सब्जेक्ट से रहेगा। पहला मैं बात करती हूँ करंट अफेयर की, और दूसरी मैं बात करती हूँ इतिहास की। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट जहां सबसे अधिक आपका वेटेज रहा है। आप अगर पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ओल्ड पेपर लगा चुके हैं, तो आपको इसका अंदाजा भली भांति होगा कि क्या वेटेज इसका रहने वाला है। भारत और विश्व के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल की हम बात करें तो पूरी ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है और इंडियन ज्योग्राफी भी शामिल है। 2 से 3 क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, तकनीकी से 2 से 3 क्वेश्चन। और ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं प्रमुख जो जितने भी अनुच्छेद हैं, है ना, आर्टिकल्स हैं वो, और इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। अगर आप चाहो कि मैं टॉपिक वाइज कराऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चले जाइएगा, बिल्कुल करा दूंगी। इससे आगे बढ़ते हैं। ये है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिकी, यानी कि घटनाएं जो करंट की घटित हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ये घटना घटित हुई। अभी आप सभी को पता है कि कारणी अभी ब्रिटेन के नए जो है 24वें नंबर के जो है पीएम बने हैं, तो ये नई घटनाएं हैं ना। अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसी समसामयिकी। या फिर हम भारत की बात करें तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कौन से देश की आधिकारिक यात्रा करी है, पीएम मोदी ने कहाँ पे उद्घाटन किया है, एस जयशंकर ने कहां पे बैठक का आयोजन किया है। तो ऐसी सारी घटनाएं जिन पे केंद्रीय मुद्दा या फिर हम बोलेंगे इंटरनेशनल मुद्दा जो बनता है, उन पे आपको अच्छी सी पकड़ बनाना है। तो यहां से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। खेल, अब खेल की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, भारत के प्रमुख बड़े पुरस्कार कौन से हैं, उनसे जुड़े हुए खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी कौन कौन से खेल को खेलते हैं, तो इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी। तो 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। भारत की कला संस्कृति, जिसमें आपको याद रखना है कि मंदिर कला शैली की हम बात करते हैं कि कौन सा मंदिर कौन से शासन काल में बना था, और उसकी कला शक्ति क्या है, वो द्राविड़ शैली का है या उत्तर शैली का है, आर्य शैली किसको कहते हैं, कौन से मंदिर पिरामिड्स के हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। भारतीय साहित्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और पुस्तक, लेखक वगैरह ये इसी के अंदर आने वाला है, ठीक है, याद रखना, बुक एंड ऑथर। भारत के स्मारक स्थान 1 से 3, जैसे किसको विश्व धरोहर में शामिल किया है, अभी कितने स्थल हो चुके हैं, पहले कौन कौन से आते थे, किसको किससे सन में किया है, वो आपको याद रखना है। सामान्य विज्ञान के 1 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके वो कोशिकाएं, विटामिन से रिलेटेड और कोई ना कोई रोग से रिलेटेड, कि स्कर्वी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी की कमी से क्या है, तो विटामिन कौन सा खाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है 4 से 7। दिल्ली सल्तनत आपको पूरा पढ़ना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, तो आपको कई सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके 4 से 7 नंबर यहाँ पे कवर करा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक टॉपिक मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि यही टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिकली पढ़ना है, जैसे मैंने इतिहास यहाँ पे लिखा है, तो कौन इतिहास के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन कभी
कभी आते हैं 1 से 2। मैंने बोला कि ये परीक्षा पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा पेपर आया, और कभी कभी नहीं भी आते हैं इस वाले टॉपिक से, तो याद रखिएगा। भारत के विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, जैसे अभी किसका निधन हुआ है ना, किसने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, किसने कोई नृत्य के लिए फेमस था, तो उससे रिलेटेड। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, वनस्पति वगैरह और महत्वपूर्ण सरकारी संगठन से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए 2 से 4 परमाणु कार्यक्रम। मैं बोलूंगी इसरो, नासा को, और ये सारे जितने भी सैटेलाइट, स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह वगैरह जो भी है, उन सबको अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। संयुक्त राष्ट्र, अन्य विश्व संगठन, भारत के विश्व संबंधी पर्यावरणीय मुद्दे, सामान्य संक्षिप्त वगैरह, भारत की परिवहन प्रणाली और एनालिसिस वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो रही आपके सिलेबस की बात। अब हम आ जाते हैं आपके मेन मुद्दे पर, कैसे कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है और अनफॉलो करना है जिससे आप तैयारी कर सकें। ये वीडियो जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी है, और जो पुराने वे से, पुराने जो स्टूडेंट हैं, उनको भी क्या क्या बातें फॉलो करना है, उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स यहाँ बताने वाली हूँ, ताकि उनका पेपर यहाँ पे निकल ही जाए। सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि चयन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी का भी पेपर देने से पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, और सिलेबस अगर आपको पता है तो आपको लगाना है ओल्ड पेपर। जैसे जैसे आप ओल्ड पेपर लगाओगे और उन चीज़ों को नोट डाउन करोगे, पेपर अगर आप लगा रहे हो, जैसे कि आपने पहले क्या किया, ओल्ड पेपर लगाना शुरू किया, ठीक है, ओल्ड पेपर आपने लगाया तो आपको पता चला कि जैसे उपग्रह से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हमेशा, आपने पता किया कि प्रतिशत के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पैटर्न क्लियर होता जाएगा कि ये पैटर्न है पेपर का। ठीक है, उसके बाद में आपने अगर ओल्ड पेपर लगाया, 100 क्वेश्चन में से आपने कम से कम 60 क्वेश्चन सही कर दिए, या फिर आप मान के चलो कि 100 क्वेश्चन में से आपने 40 क्वेश्चन सही किए और 60 गलत हो गए। अब इन 60 क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है। कैसे वर्क करोगे, 40 तो एग्जैक्टली सही है, 60 पे वर्क करना है एनालिसिस के थ्रू। एनालिसिस, जैसे इतिहास का टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत में लोदी से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है, तो आपको लोदी वंश बहुत अच्छे से पढ़ना है कि अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊं और लोदी से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो गलती यही करते हैं कि वो भेड़ चाल चलते हैं, सामने वाला जो पढ़ रहा है वही हमें पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर आपको फाइट करना है, नौकरी आपको लेना है, दूसरों को थोड़ी दिलाना है। तो आप अपने वे से तैयारी करो और वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ते हैं, ये तो मुझे आता है मैं यही पढ़ूंगा, मैं कठिन क्यों पढ़ूं, ये तो आता ही नहीं है पेपर में। आपके हिसाब से पेपर थोड़ी ना बनेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पैटर्न पता करना होगा और सरल क्वेश्चन से भी आगे बढ़ना होगा एनालिसिस के थ्रू। आपने अगर रीजनिंग का किया है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक पे इतनी पकड़ बनाओ कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे, टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप सही सुन रहे हैं, मैंने बोला टाइम टेबल नहीं बनाना है। बहुत सारे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, मॉर्निंग में मैं इतनी बजे उठूंगा, इतने से इतने मेरे दैनिक कार्य करूंगा, उसके बाद में मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 3 घंटे जीके पढ़ूंगा। नहीं करना है ऐसा। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम टेबल बना लोगे ना, तो आपके माइंड में क्या चीजें चलेगी, 2 से 3 बजे मुझे पढ़ना है मैथ, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते करते जब आपका 3 बजे का फिक्स, क्योंकि आप तो टाइम देख रहे हो, आप पढ़ का रहे हो, आप टाइम देख रहे हो कि 2 से 3 बज गए ना, छोड़ो अब रीजनिंग पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक टॉपिक अगर आपने उठा लिया, मेरे बताए हुए सारे टॉपिक आपको करना है। एक टॉपिक अगर आपने उठा लिया रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब तक आज ये टॉपिक मुझसे क्लियर ना हो तब तक मैं किसी और टॉपिक को छेड़ूंगा ही नहीं, है ना। तो आपको एक टॉपिक ऐसा कवर करना है, ऐसा क्लियर करना है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप फाड़ के रख दो वहां पे, है ना। तो याद रखिएगा, टाइम टेबल मत बनाइएगा। टाइम टेबल के चक्कर में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, बार बार टाइम देखोगे, अरे इतना टाइम हो गया बहुत है,
ठीक है। टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो मत करना, बस वो चीजें आपको करना है। मेरी बताई हुई चीजें आई होप आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। सबसे अधिक जो गलती करते हैं ना, 100 में से मैं बता दूं कम से कम 70% ऐसे होंगे जो यही गलती कर देते हैं। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, आपको जहां पे चीजें लग रही है कि यह चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको अपनी कॉपी के एक लास्ट वाले पेज पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिख लो। या फिर एक ऐसा टॉपिक जो बार बार आ रहा है पर आपसे नहीं बन रहा है, उसको भी लिख लो। फिर बार बार उसका रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट है। अगर आप एक हफ्ता पढ़ाई कर रहे हो, 6 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई करी और 7वें दिन अगर आपने सभी 6 दिनों में पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन नहीं किया, डेफिनेटली आप उन चीजों को 1 महीने बाद भूल जाओगे। लिख के रख लेना इस चीज को। तो मस्ट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, मेरी बताई हुई या कोई और टीचर आपको बता रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा 100%, उसको लिख के रखो और उनका रिवीजन करते रहो। उसके बाद में क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करोगे बार बार। अब मैंने यहां पे लिखा है एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने की बात कर रही हूं, है ना। एप्लीकेशन क्या, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते माइंड में आता है यार 3 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, है ना, या अदर स्नैपचैट चलाते, फेसबुक चलाते, जो भी आपका ध्यान भटकाने वाले ऐप है और ध्यान भटकाने वाली या वाला भी है, तो उनको बोलो कि अगर लाइफ बनाना है तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन ये 2 महीने के लिए अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, 45 डे के लिए अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, तो ये करो, अनइंस्टॉल करो। और जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, सामने वालों को समझाओ भाई लाइफ बनाना है, लाइफ तेरी बनेगी मेरी बनेगी, हमारा सबका जीवन सुखी हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको बोलो कि थोड़ा साइड रहो कुछ दिनों के लिए, कुछ 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और आपके ऐसे फैमिली मेंबर, ऐसे फैमिली फंक्शन जो कि आपके लिए आप जाओ ना जाओ किसी को फर्क ना पड़े, तो उनको स्किप कर दीजिए कुछ महीने के लिए। त्योहार, फैमिली, दोस्त सबको भूल जाइए। अगर नौकरी पैसा नहीं होगा ना, तो एक दिन फैमिली वाले भी नहीं पूछेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। हकीकत है ये, है ना। तो दिमाग में बिठा लेना, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। आगे चलते हैं। अब आपको सरल क्वेश्चन से आगे बढ़ने की सलाह मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आपको इजी टू मॉडरेट टू हाई जाना है ना। बिल्कुल ये नहीं आता है यही करेंगे, ये आता है यही करेंगे, नहीं, आपको आगे भी बढ़ना है, हाई लेवल तक जाना है। करंट नोट आपको बनाने हैं, है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, करंट की समसामयिक की घटना जो आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि ये वाला पैटर्न हम देख चुके हैं, ये वाली चीजें बड़ी आ रही है। जैसे खेल से रिलेटेड मैंने बोला है ना, जो घटनाएं देश विदेश के बड़े बड़े जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे रिलेटेड घटित हो रही है, तो उन चीजों को लिखोगे तभी चीजें दिमाग में रहेगी, नहीं तो करंट अफेयर आप भूल जाओगे, है ना। तो करंट नोट आपको बनाना है, रिवीजन करना है, और सबसे मेन बात है मोटिवेटेड तो रहना है और हेल्दी खाना खाना है। अब मैंने मोटिवेटेड के लिए क्यों बोला है, जिस दिन लगे ना कि अब तैयारी बहुत हो गई है या हमसे नहीं हो रहा है, उस दिन अपने माता पिता की आंखों में झांक के देख लेना कितना इंतजार कर रही है आपकी माँ उस दिन उस बात को सुनने के लिए, है ना, कि भाई मेरा बेटा या बेटी अब सिलेक्शन लेके आएगा और सबके मुंह पे ताला लगाएगा। जिन लोगों ने ताना दिया था ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता है, उनके मुंह पे ताले तुम लोगों को लगाना है। इसीलिए अगर ऐसा लगे ना कि मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है, तो एक बार घूम के देख लेना अपना घर किस टाइप का बना हुआ है, हम किस टाइप के हैं, कौन से कॉलोनी में रहते हैं, है ना, कहाँ तक लेके जाना है। क्या माँ बाप ने कभी अपने सपने शेयर किए हैं? नहीं। उनकी आंखों में झांक के देखना कि वो कितना इंतजार करती है कि जिस दिन मेरा बेटा बेटी सिलेक्ट होके आएगा उस दिन तमाचा मारूंगी सामने वालों को, है ना। तो कभी भी ये फील मत होने देना कि मैं अंदर से टूट गया हूं या टूट गई हूं, मोटिवेटेड नहीं हूं, मुझे मोटिवेशन चीजें देखने की जरूरत है। नहीं भाई, स्थिति दिखा देती है सारी चीजें, है ना। तो हमेशा मोटिवेटेड होके रहो, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखो और ये माइंड में लेके आओ कि मेरा कुछ भी हो जाए सिलेक्शन होगा, बस आप कर लोगे। हेल्दी खाने से इसलिए बोला है कि अगर आप जंक फूड या बाहर की चीज़ें खाओगे, कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यू होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, बीमार हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए चाहे तो आप दलिया वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बना के खाओ। दोस्ती यारी सब छोड़ दो और स्टडी गोल पे फोकस करो। बस अगर इन सब चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया
तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और अगर आप इनमें से कोई बातें ऐसी जो इससे पहले फॉलो नहीं कर रहे थे तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और क्या आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अगर आपके माइंड में ये जज्बा ही नहीं आया है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इन सब बातें फॉलो करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा? दिल से अगर कुछ ना कुछ आवाज आई है तो एक कमेंट जरूर से लिख के जाइएगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी टाइप के नोटिफिकेशन वीडियो या किस प्रकार की तैयारी करें या स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एग्जाम नारी को। मैं हूं अंजलि, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में ही पहुंचेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।